वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सीसीएस के जो भी लास्ट ईयर के 2014 से 23 के क्वेश्चन पेपर्स थे, उनमें से जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, मैंने सबका कंपाइलेशन इस वीडियो में डाल दिया है आंसर्स के साथ। होपफुली आपको हेल्प करेगा। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। टोटल मैं आपको पहले ही बता दूं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये मुझे आता है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक जा सकते हैं। एंड प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि पर्सनली मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगा कि लास्ट के जो 2-3 जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर में मुझे क्वेश्चंस मिले थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, क्योंकि वो पूरे सिलेबस में कहीं थे नहीं। बट वो टॉपिक्स आपके आए हुए हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। एंड जो आपको टॉपिक लगे कि आपको आता है, तो आप थोड़ा सा आगे स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है। एंड मैंने सारे ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आपको बार बार ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनको देखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं आपका जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। एंड मतलब ओवरऑल आपको काफी हेल्प करने वाली है वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैं पहले बता दूं, मैंने ना बेसिक जो हेडिंग थी क्वेश्चन की वो ही डाली है, पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला, बट जो बेसिक क्वेश्चन में पूछ रखा था मैंने वो डाला है। तो हेडिंग काफी छोटी छोटी मिलेंगी, बट टॉपिक सारे कवर होंगे जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है, तो होपफुली आपको ये पता ही होगा होता क्या है। फिर भी मैं इसको एक बार बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है। ठीक है। क्या करता है, जो जो भी आपकी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनके एक्टिविटीज को गवर्न करता है। ठीक है। अब इन जैसे एजेंसीज को काफी सारे टास्क दे दिए जाते हैं कि आपको, मतलब अगर लेजिस्लेटिव बॉडी ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होगी, उनका क्या काम होगा, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उसको एडमिनिस्टर करना या रेगुलेट करना, तो वो सब करना। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक तरीके से फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। एक्सरसाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, उनको उनकी एक्सरसाइज को रेगुलेट करने के लिए, जैसे वो क्या करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, फेयरनेस को, लीगैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, तो इन सबको करेगा। तो ओवरऑल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपकी पब्लिक लॉ की ब्रांच है, जो क्या करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको गवर्न करती है। इन गवर्नमेंट एजेंसीज को काफी सारे टास्क दिए जाते हैं जो इन्हें करने होते हैं, तो उन्हीं का एक तरीके से ये क्या करती है, चेक करती है, एक तरीके से चेक करती रहती है उनको। ठीक है। तो ये उनके लिए बनाई जाती है, ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जो उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है, उनको उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे हम। सबसे पहला, मैंने ना पॉइंट्स में बनाए हैं आंसर्स, आपकी मर्जी है, आप पॉइंट्स में लिखना चाहो तो पॉइंट्स में है, नहीं अदरवाइज आप सारा एक बार पढ़ के उसको एक पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर, जितना आपको याद रहे आप लिख देना वहां पे। बट अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो पता ही है आपको सीसीएस मार्क्स देती है पॉइंट्स में लिखने के। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। कोई भी, सबसे पहला मैंने क्या बताया अभी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वो लीगल फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को। तो तो इसका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये बताता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो भी होंगे वो सारे लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है। लॉ से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए और लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ में आपका ये आता है। नेक्स्ट है नेचुरल जस्टिस। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाएगा, वो जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, जैसे कि फेयर हियरिंग, इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ बायस, ये नहीं है कि भाई एक ही की साइड लिए जा रहे हो तुम, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको भी वो क्या करेगा, अधेर करेगा। ठीक है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है आपका ड्यू प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो हो रही है, जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो काम कर रही है, जो प्रोसेस वो कर रही है, वो काफी फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर कोई भी एजेंसी कोई रेगुलेशन करेगी, कोई प्रोसेस करेगी, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही तो करेगी। लॉ में वो चीज लिखी होगी तभी तो वो उसको करेगी। तो लॉ को देखकर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। एंड
जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जिनको मतलब जिनकी जिनकी जो अफेक्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस से, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने की और अपने केस को प्रेजेंट करने की। तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फोर्थ है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, कई बार ना मान लो जब सरकार बनती है, ठीक है, तो जब सरकार बनती है तो वो बहुत सारे अपने पोर्टफोलियोज डालती है, जैसे मान लो कि हम ये करेंगे, हम पानी देंगे, हम बिजली देंगे, तो वो सब डालती है। अब ये चीज कहीं बाउंड तो नहीं है, कहीं लॉ में लिखी तो नहीं है कि जो उसने कह दिया वो करना ही पड़ेगा सरकार को? नहीं, उनकी मर्जी है, सरकार बनने के बाद वो करे या ना करे उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा, उसके लिए ये आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है कि भाई जो जनता है जिसने उन्हें वोट दिया है, उनके मन में तो उन्होंने तो एक्सपेक्टेशंस बना ली ना अपनी, कि भाई हाँ हमें ये मिलेगा तभी तो उसने वोट दिया। तो ये भी आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न करता है। इसमें एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, जिसको लेके आप मतलब, ठीक है आपके पास राइट नहीं है उसको क्लेम करने का, बट फिर भी आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसको क्लेम कर सकते हो, मांग सकते हो, ठीक है। और सरकार को देना पड़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि भैया आपने पोर्टफोलियो में लिखा था कि आप ये करोगे और आप अब ये नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सरकार के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स हैव अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विल एक्ट कंसिस्टेंटली, रीजनेबली एंड इन अकॉर्डेंस विद पास्ट प्रैक्टिसेस और रिप्रेजेंटेशंस, जो भी उन्होंने दिखाया या जो वो पहले हमेशा करते थे। मान लो अभी जैसे आपकी मोदी की सरकार थी, तो वो जब से चल रही है, 5-5 साल में चेंज हुई, दूसरी बार जब आई तो लोगों ने दोबारा वोट उसको यही सोच कर तो दिया कि भाई जैसा उसने पिछले 5 सालों में काम किया है ऐसा ही वो अगले में किए करेगा। अब वो अगले में ऐसा नहीं करता तो फिर उस पे केस हो सकता था, मतलब वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अगेंस्ट हो जाता, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या क्या हो गए, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस और आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव लिख दिया मैंने गलती से, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा पेपर में, तो डरना नहीं है उसको देख के। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, वो फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है, ठीक है। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो बॉडी ऑफ लॉ जो क्या गवर्न करती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की एक्टिविटीज को, और स्टेट की और जो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करती है, ठीक है। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मीनिंग सेम है तो पूरा ही सेम है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ड्रियोट एडमिनिस्ट्रेटिव है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो उसको अलग करता है इससे, आपके जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उससे। तो हम वो डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जो ड्रियोट एडमिनिस्ट्रेटिव है ओरिजिनेट हुआ था आपका फ्रेंच से, ठीक है, 19 सेंचुरी में। और कब हुआ था, जब वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स बननी शुरू हुई थी, तो तभी उसका इसका भी ओरिजिन हो गया था। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड टू रेगुलेट एक्टिविटीज। भाई जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स बनने लगी तो लोगों को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ की जरूरत पड़ी। उसकी वजह से फिर उन्होंने ये ड्रियोट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। अब हमारे मतलब अनलाइक कॉमन लॉज की कंट्रीज की अगर बात करें जैसे कि इंडिया में, तो वहां पे हमारे कोई ऐसे आपने देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई बेयर एक्ट देखा हो या कोई कहीं लेजिस्लेशन, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ये आया कहाँ से है, हमारी कंट्री में ये आया है हमारा जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू, ठीक है, जो जुडिशियल डिसीजंस दिए गए थे उनके थ्रू, ठीक है। बट आपका जो फ्रेंच में जो आया था वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस, और मतलब उन्होंने लॉज ही बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेके, ठीक है। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट में फर्क है दोनों के। नेक्स्ट आपका डुअल लीगल सिस्टम। अब जो आपका फ्रांस में जो डुअल लीगल सिस्टम है, मतलब वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं और जो लोकल पीपल के जो मैटर्स होते हैं वो अलग अलग डील होते हैं। मतलब उन वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग ही है। मतलब अगर मान लो किसी लाइक किसी वहां की कोई सरकार, मतलब कोई भी ऐसा मिनिस्टर वगैरह मान लो है, और एक आम आदमी है, तो जो क्राइम आम आदमी करेगा उसका जो प्रोसीजर होगा ना डील करने का वो अलग होगा, लेकिन जो सरकार का होगा वो अलग होगा। तो इसलिए वहां पे डुअल लीगल सिस्टम है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सच एज का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का कोई भी अगर मैटर है उसको डील करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई गई है, ठीक है, जो उसके मैटर्स को डील करेंगे। और बाकी जो प्राइवेट लॉ के मैटर जैसे आपके क्रिमिनल, ये सिविल हो गए, इन सब के लिए सिविल कोर्ट्स बनाए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझा दिया यहाँ पे। तो ये दो दो ही थे, 4 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव
ड्रियोट एडमिनिस्ट्रेटिव समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम सबॉर्डिनेट और सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। इसका इसमें क्या होता है कि देखो, लेजिस्लेटिव हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो क्या करती है, अपनी कुछ पावर, सारी नहीं, कुछ पावर को किसी और को ट्रांसफर कर देती है कि भाई आप मेरा आधा काम ये आप कर दो, मतलब अपना बर्डन कम करने के लिए बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस वेयर लेजिस्लेटिव पावर इज कन्फर्ड बाय लेजिस्लेचर टू अनदर अथॉरिटी, टिपिकली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो ज्यादातर ये दी किसको जाती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको दी जाती है, मतलब लेजिस्लेटिव से आपका एग्जीक्यूटिव में चला जाता है। ठीक है। तो क्यों दी जाती है, टू मेन मेक अब, ठीक है, लेजिस्लेचर ने तो आपके लॉ बना दिया, एक कानून बना दिया, अब उसमें मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता ना, उसके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए जो थोड़े बहुत छोटे काम होते हैं, जैसे डिटेल रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, उस प्राइमरी लेजिस्लेशन में, जो प्राइमरी लेजिस्लेशन कौन सा, जो लेजिस्लेचर ने बना दिया, उस लॉ तो उसने बना दिया, उसके अंदर का काम कौन करेगा, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेशंस करेंगे। ठीक है। द नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अराइजेस ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ में आ गया कि जब लेजिस्लेचर अपनी पावर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन की जो पावर है उसको किसी और अथॉरिटी को कन्फर कर देती है। ठीक है। तो क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ गई इसकी, सबसे पहले तो एक्सपर्टीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भाई जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास टाइम की कमी होती है, कई बार रिसोर्सेज की भी कमी होती है। अब जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है, जैसे मान लो कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक आ गया। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको उसकी नॉलेज हो, एटॉमिक जो एनर्जी का टॉपिक है, नहीं होती। तो भाई अब उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो इतना अच्छा लॉ नहीं बना पाएंगे ना, उसको एड्रेस करने के लिए इतना अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को डील करने के लिए वो एक ऐसी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी पावर को जो एक्सपर्ट हो उस मामले में। ठीक है। तो इसमें यही मतलब है, लेजिस्लेचर में लैक द टाइम, रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज टू एड्रेस एवरी डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल मैटर्स इन प्राइमरी लेजिस्लेशन। ठीक है। डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू मेक regulations allow for specialized expertise to be applied and for regulations to be adapted more swiftly to changing circumstances. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। अब देखो, कई बार ऐसी, जैसे मान लो कोविड का जब टाइम आया था, तो उस टाइम पे जब वो आपका बेसिक कॉमोडिटीज करके कोई एक्ट है, मुझे पूरा नहीं पता उसके बारे में, बट उसमें ना देखो, जब उस टाइम पे जो मास्क और सैनिटाइजर को कैरी करने का ये एक रूल बना दिया गया था एकदम, कि ऐड कर दिया गया था आपका बेसिक कॉमोडिटीज में, कि भाई ये आपको अपने साथ रखना ही रखना है। तो अगर मान लो ये पावर वो किसने करा था, सरकार ने करा था, एग्जीक्यूटिव ने करा था ये। लेकिन अगर उस टाइम पे मतलब ऐसा रूल ना होता कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, अगर ये पावर नहीं होती तो लेजिस्लेचर को करना पड़ता। अब लेजिस्लेचर में तो ऐसे ही लॉ नहीं बनता ना, पहले पार्लियामेंट में जाएगा, फिर दोनों हाउसेस को मतलब पास करेंगे उसको, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मतलब इतना सारा टाइम लग जाएगा, तो इतने में तो कोविड आधे लोगों को उठा के ले जाता। तो ये ना हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। अब इसको एक बार रीड करो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन enables the government to respond quickly to emerging issues or situations that require immediate action without the need for lengthy legislative process. This efficiency is particularly important in areas such as public health, safety and emergency situations। वही कोविड वाला एग्जांपल। ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी सोसाइटी। अब देखो, मान लो कोई बहुत, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, उसने तो बना दिया। अब वो उसको मान लो, अगर उसको कोई लॉ बना दिया, अब पहले तो वो बनेगा, फिर वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको देखेंगे, उनको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं अच्छा लगा तो सरकार उसमें कहीं अमेंडमेंट का प्रोसीजर शुरू करेगी, अमेंड होगा ना वो, तो ऐसे तो नहीं बदल सकते, उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसमें, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या ये, लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया है, कोई भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, रूल्स को हम बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अगर दिल्ली में कोई भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली में कोई ऐसे रूल बना दिया कि भाई ये रूल है, अब वो पहले उस रूल को लगा के देखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहां पे, उनके पास एक एक्सपेरिमेंट का भी टाइम मिल जाता है उन्हें, कि वो करके देखे, अगर सही चलता है तो ठीक है, नहीं चला तो हटा दो।
तो वहां पे इजी होता है, क्योंकि वहां पे कोई अमेंडमेंट का प्रोसीजर, इतना लंबा प्रोसीजर उन्हें नहीं करना पड़ता। इसको भी एक बार पढ़ लो। सोसाइटीज evolve एंड लॉज नीड टू कीप पेस विद societal changes. Delegated legislation allows for more rapid adaptation and adjustment of legal frameworks to address new challenges, technological advancements, or shifts in public policy without requiring primary legislation to be amended each time. ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब है? अब यहाँ पे मैं शुरू से तुम्हें एक ही चीज बताती आ रही हूँ कि जो आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सेकेंडरी लेजिस्लेशन होता है। प्राइमरी लेजिस्लेशन तो के बाद सेकेंडरी आएगा ना। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन कौन सा होता है? जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसके अंदर जो रूल्स छोटे मोटे, मतलब जो बाकी के रूल्स हैं, जो पार्लियामेंट ने तो एक पॉलिसी निकाल दी कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब उसके उसमें उसको करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये काम कौन करेगा? ये काम डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस करते हैं। उसमें रूल्स बनाना कि मान लो भाई कोई शहर है, वहां पे अच्छे खासे पढ़ती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं है। अब वहां तो जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब वहां पे कम रिजर्वेशन, मतलब बहुत समझ लो, मतलब मुझे ऐसा ज्यादा डीप नहीं में जाना चाहती, इसमें बेसिक बता रही हूँ कि मतलब वो पॉलिसी का काम वो करता है। तो इम्प्लीमेंट, अब पॉलिसी उसने बना दी, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ब्रॉड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन प्राइमरी लेजिस्लेशन. It allows for the translation of general principles into specific rules and procedures necessary for effective implementation. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको फटाफट देख लेते, क्या क्या था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन समझ में आ गया क्या होता है? वो लो जो जो पार्लियामेंट ने किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफर करे, उन्होंने बनाए हैं। बे लॉज, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों होता है? पहला, एक्सपर्टीज और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से, एडेप्टेबिलिटी की वजह से, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की वजह से जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस क्या होता है? एक तरीके से आपका फेयर, मतलब एक तरीके से फेयरनेस होनी चाहिए, प्रोसीजरल फेयरनेस एंड और प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। क्या कहता है कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो कहता है कि इंश्योर करता है कि फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। ये क्या, ये आइडिया पुट करता है, इसके बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं इसके, जो आइडिया पुट करते हैं कि भाई हर किसी को, क्योंकि फेयर डिसीजन, मतलब फेयर जो जजमेंट है वो तो तभी आएगा ना जब दोनों पार्टीज को सुनने का मौका दिया जाएगा, या फिर उन्हें अपने डिसीजन, मतलब अनबाइस्ड डिसीजन दिया जाएगा उनको लेके, तभी तो होगा। तो ये है, तो नेचुरल जस्टिस का बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई फेयरनेस इंश्योर करना, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग को खत्म करना, इंश्योर करना, उसको भी इम्पार्शियल बनाना, मतलब, ठीक है। और क्या है कि ये सबको सुनने का भी राइट मिले, ट्रीटेड फेयरली एंड रिसीव अ फेयर एंड अनबाइस्ड डिसीजन, ठीक है। दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला आपका ओडी अल्ट्रम पार्टम, ये तो रट लो भाई, आना ही है पक्का क्वेश्चन में, लॉन्ग में आ जाओ, शॉर्ट में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ। तो एटलीस्ट यहाँ तो पढ़ लो, अगर लॉन्ग में नहीं पढ़ा है आएगा जरूरी है, इतना मैं बता दूं, ठीक है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब है? राइट टू बी हर्ड। ये बेस प्रिंसिपल है आपका नेचुरल जस्टिस का। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैव द राइट टू नो द केस अगेंस्ट देम। मान लो अगर किसी के ऊपर कोई केस हो गया, ठीक है। अब ये तो नहीं है उसको पुलिस उठा के ले आएगी घर से, भाई उसे पहले बताएगी ना भाई क्या हुआ, तो क्यों हुआ, ठीक है। फिर उसको अगर वो कोर्ट में आ भी गया, तो ये तो नहीं है कि जिसने केस करा सिर्फ उसी की सुना जाएगी, जिस पे केस करा उसको मौका भी नहीं दिया उसकी अपनी सफाई देने का। तो यही है आपका राइट टू ओडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, राइट टू हर्ट। नेक्स्ट है रूल अगेंस्ट बायस। द प्रिंसिपल रिक्वायर्स द डिसीजन मेकर्स बी इम्पार्शियल एंड अनबाइस्ड। इट प्रोहिबिट्स डिसीजन मेकर्स फ्रॉम हैविंग एनी। इसका क्या मतलब है कि भाई अनबाइस्ड डिसीजन होना चाहिए। मान लो अगर जज है कोई, ठीक है, ये आपका दो तीन तरीके का होता है, जैसे पर्सनल बाइसनेस होगी आपकी, पेक्यूलरी पेक्यूलरी बाइसनेस होगी, डिपार्टमेंटल बाइस हो गए, ये सब है। वो आप पढ़ लेना, आएगा पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका क्या मतलब है कि भाई जो डिसीजन है वो अनबाइस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लो जज है, जज भाई दो लोग खड़े हैं जिन पे, जिसने एक पे केस कर रखा, और वो जो जिस पे केस कर रखा है ना, जिसने क्राइम किया है, वो जज का दोस्त है मान लो, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको भाई वो नहीं, वो तो फिर उसके मन में कहीं ना कहीं बाइसनेस आ जाएगी ना कि भाई वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे को ये क्या होता है, ये रूल अगेंस्ट बाइस यही इसमें बताया गया है, ठीक है। क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है भाई, वहां पे अगर बाइसनेस होगी तो नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये था इसका मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिट ऑफ क्यू वारंटो। द रिट ऑफ क्यू वारंटो इज अ लीगल रेमेडी। क्या है मतलब, मान लो इसका क्यू वारंटो का मतलब मीनिंग आप अगर देखो तो है भाई, क्या किस अथॉरिटी से, ठीक है, क्यों, कैसे, मैं समझाती हूँ क्या मतलब है इसका। एक तरीके देखो आप, क्या है कि भाई पर्सनल एक दुकान है, ठीक है, मान लो कंपनी है कोई, ऐसी फर्जी सी कंपनी है, उसने प्राइवेट लिमिटेड लगा रखा अपने नाम के आगे। भाई प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी लो, हम सबने पढ़ रखा है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड तो काफी जो ऑन्ड कंपनीज है आपकी, मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड एंड सब, काफी सारा प्रोसेस होना तो है ना उसको उसको बनाने के लिए, और कोई एक फर्जी सी कंपनी दुकान खोल के अपने ऊपर प्राइवेट लिमिटेड लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई फिर वहां पे उस पे केस हो सकता है, मतलब उसको इशू किया जा सकता है ये क्यू वारंट, तो वो कोर्ट उससे पूछेगा भाई किस अथॉरिटी से आपने ये लगाया हुआ है, आपके पास है। मान लो ये तो मैंने दुकान का एग्जांपल दिया, अब मान लो कोई भी हमारी जैसे लॉ वाले बच्चों की अगर बात करूं, बहुत से आप कचहरी में जाके देखोगे जिन्होंने लॉ पढ़ भी नहीं रखा वो कचहरी में बैठे हैं। तो अगर मान लो वो कोर्ट, मान लो कचहरी में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर वो कोर्ट में केस लड़ने पहुंच गए ना, तो कोर्ट सबसे पहले उनसे पूछेगी किस अथॉरिटी से तुम यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये सब तो क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज अ लीगल रेमेडी यूज्ड टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन's क्लेम टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस और पोजीशन, ठीक है। It essentially questions the authority or right of an individual to occupy a particular office or position and demands that they demonstrate their legal authority। वो कहता है भाई अपना वारंट दिखाओ, ठीक है, अपनी लीगल अथॉरिटी दिखाओ कि हाँ आप इस चीज ये चीज आप कर रहे हो, तो आपके पास इसका ये आपके मतलब आप वैलिड है नहीं है, ठीक है। The writ seeks to ensure that public officers are held only by those who are qualified and legally entitled to do so, thereby upholding the rule of law and preventing abuse of power. It is typically issued by a court or judicial authority, या तो कोर्ट करेगा या जुडिशियल अथॉरिटी करेगी। एंड कोई भी मान लो किसी का अगर जिसका राइट जिसका इंटरेस्ट है उस मैटर में, कोई भी इन्वोक करवा सकता है, कोई भी जाके फाइल कर सकता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन रेशनल जजमेंट। रेशनल जजमेंट क्या होता है? अ रेशनल जजमेंट रिफर्स टू अ डिसीजन और कंक्लूजन दैट इज बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक, एविडेंस एंड साउंड प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। ये नहीं है कि भाई जो मन कर रहा वो कर दिया। आप अगर कोई जजमेंट दे रहे हो तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, और जो प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है वो साउंड होने चाहिए, ठीक है। It involves the careful consideration of relevant factors, weighing of evidence, and lodging analysis to arrive at a well-founded and जस्टिफाइड डिसीजन। इसका मतलब क्या है, रेशनल जजमेंट का मतलब एक तरीके से आपको समझ आ गया होगा आई गेस, कि भाई वो जजमेंट जो रीजनड है, लॉजिकली दिया गया है, एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, ऐसे ही हवा हवा में जजमेंट नहीं दे दिया, ठीक है वो। तो ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, पहला लॉजिकल रीजनिंग। रेशनल जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग वेयर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम प्रेमाइसेस यूजिंग वैलिड एंड कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ये तो नहीं है ना कि कोर्ट में कोई कोई दो ऐसे के पार्टीज आई, केस था उनका, ठीक है, कोई भी, और जज ने उनकी शक्ल देख के बोल दिया मुझे इसकी शक्ल अच्छी लग रही है और मैं इसका जजमेंट अपना मानता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा यही इसीलिए कि लॉजिक कोई भी भाई पहले उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर देखा जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा उनको सुनने के बाद कि भाई जजमेंट क्या देना है, ठीक है। तो ये रेशनल जजमेंट क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके पीछे। नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड। ये तो नहीं है कि बोल दिया उसने इसने मुझे चक्कू मारा, मतलब इसने मारा और ये है ये चक्कू था इससे मारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। पूरा एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन निकलेंगी, ठीक है, सबको देख के तब डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड पढ़ लेना अपने आप, मैंने बता दिया है क्या है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, रेशनल जजमेंट्स आर इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायस और प्रीजुडाइज, दे आर मेड विदाउट, हाँ तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसका, तो वही नेचुरल प्रिंसिपल के जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल थे उनको अपहेल्ड करना, ठीक है। क्योंकि भाई जो इसमें जजमेंट दिया गया है वो तो इम्पार्शियल है, फ्री है, बायस तो नहीं है, मतलब अनबाइज्ड है ना वो तो, ठीक है। तो यही हो इसके लिए ही ये आपका रेशनल जजमेंट दिए जाते हैं, दे आर, क्योंकि वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के, पर्सनल फीलिंग्स के, कुछ नहीं, अपना केस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनके ऊपर देखा जाएगा कि ये है, करना है नहीं करना है, तब होगा जजमेंट, ठीक है। फोर्थ है कंसिस्टेंसी। रेशनल जजमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स रूल्स। हाँ, ये तो नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी का लॉ बना के लगा दिया, नहीं, जो मान लो अगर आईपीसी के अंडर कोई केस चल रहा है तो वो आईपीसी से गवर्न होगा, कंसिस्टेंट होगा वो आईपीसी के
रिगार्ड्स में, ठीक है। तो ये हो गया। तो रेशनल जजमेंट के समझ में आ गया। रेशनल जजमेंट क्या है? जो लॉजिकली एविडेंस बेस्ड और साउंड प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग पे जजमेंट दिया जाता है, रेशनल जजमेंट वो होता है। लॉजिकल रीजनिंग, एविडेंस बेस्ड। ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी उसकी? कि जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहेल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या था? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसके साथ? जो आपके लॉज हैं उनसे रिलेटेड, उनके साथ, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। अब है राइट अ नोट ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन रिफर्स टू लॉज दैट appear टू बी वैलिड, ठीक है। ये है भाई छुपा रुस्तम, ठीक है। वो ना चने के साथ घुन भी पिसता है, वो वाली चीज, वो वाली कहावत है इसमें। इसमें क्या है कि भाई एक ऐसा लेजिस्लेशन, मैं अपनी भाषा में अगर आपको बताऊं, एक ऐसा लेजिस्लेशन तो देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा, लेकिन वो बनाया बिल्कुल प्रोसेस में गया कि जैसे लॉ बनते हैं नॉर्मली वैसे ही बनाया, लेकिन उसमें अंदर घोटाला है। क्या मतलब है इस बात का? कि भाई जब उसका जो मोटिव है वो तो अनलॉफुल ही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखा रखा, पैकिंग उसकी ऐसी कर रखी कि इसके पता नहीं आता इसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। क्या है आपका? खराब है वो, अंदर से सड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक बार पढ़ लेते हैं इसको मेरी लैंग्वेज से हटके, क्योंकि पेपर में ये नहीं लिख सकते हम लोग। कलरेबल लेजिस्लेशन refers to laws that appear to be valid and constitutional on the surface but are enacted with the intention of circumventing the limitations or prohibitions imposed by a higher legal authority such as constitution or statute in essence, ठीक है। एक बार यहाँ से कि मतलब ठीक है, बनाया तो वो बिल्कुल वैलिड है, देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन वो बनाया इस इंटेंशन से गया है कि भाई जो हायर अथॉरिटीज ने कुछ लिमिटेशंस और प्रोहिबिशंस लगा रखी है ना, उनको ओवरकम करने के लिए। सच एज कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूट है जिसमें कोई प्रोविजन है, उसको मान लो किसी, वो लॉ ही इसलिए बनाया गया है ताकि किसी स्टैट्यूट को खत्म किया जा सके, नलीफाई कर किया जा सके, ठीक है। इन एसेंस इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिसेप्टिव और मिसलीडिंग टैक्टिक्स टू अचीव अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये इसलिए इसमें होता है कि वो अपना ऐसे मिसलीडिंग टैक्टिक्स और अपना दिमाग को यूज करके गलत तरीके से ऐसे लॉ बनाते हैं जो अनलॉफुल है या फिर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला, अपीयरेंस ऑफ लेजिटिमेसी। क्या मतलब है इसका? दिखेगा तो लेजिटिमेट बट है नहीं, ठीक है। कलरेबल लेजिस्लेशन मे सीम लेजिटिमेट एंड वैलिड ऑन इट्स फेस एज इट कंप्लाइज विद द फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। हाउएवर इट्स ट्रू पर्पस इज टू अचीव एन अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव और बाईपास लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मान लो तो ऐसे जो आपके कलरेबल लेजिस्लेशन जो होते हैं ना, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट सब्सटेंस देखता है ना कि फॉर्म। फॉर्म का मतलब कैसे वो बनाया गया है, कैसे वो फॉर्म हुआ है। और सब्सटेंस का मतलब एक हो गया आपका कि उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, कोर्ट्स लुक बियॉन्ड द लिटरल लैंग्वेज ऑफ द लॉ टू एसेस इट्स ट्रू सब्सटेंस एंड पर्पस। क्या करता है कोर्ट? क्या करता है, उसका जो लैंग्वेज है ना, जो वो बोल रहा है, उसके अंदर जाके, उससे बाहर जाके वो देखता है कि भाई इसका जो ये बोल रहा है उसके पीछे इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इफ द लेजिस्लेशन इज फाउंड टू बी mere disguise फॉर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोहिबिटेड पर्पस इट मे बी डीम्ड कलरेबल एंड स्ट्रक डाउन एज इनवैलिड। क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन मिलता है जो जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या प्रोहिबिटेड पर्पस है, ठीक है, तो वो आपका कलरेबल लेजिस्लेशन माना जाता है और वो इनवैलिड बोल दिया जाता है। इंटेंशनल डिसेप्शन। जो कलरेबल इंटेंशनल डिसेप्शन का मतलब क्या है? कि इंटेंशनली डिसीव करने के लिए वो बनाया जाता है, उनका इंटेंशन ही उसको होता है कि भाई गलत करना ही उनका इंटेंशन होता है। कलरेबल लेजिस्लेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ इंटेंशनल डिसेप्शन और इवेजन। लॉ मेकर्स में यूज क्लेवर वर्डिंग, लूप होल्स और इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल अपेयरिंग टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। समझ आ गया होगा? इंटेंशनल डिसेप्शन वर्ड समझ लो, अंदर तो आप बना के लिख ही दोगे, इतने तो इंटेलिजेंट आप हुई। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी। अब कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होते हैं? ये जो ऐसे कलरेबल लेजिस्लेशन जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूनिटी के, स्क्रूटिनी के। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होगा? जांच पड़ताल, कोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। ताकि पता चले कि भाई ये है क्यों, और कुछ गलत ना हो सके, ठीक है। सब्जेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूनिटी, स्क्रूटिनी के, सॉरी, ठीक है। तो क्या था हमारा? कलरेबल लेजिस्लेशन समझ आ गया, पेंट किए हुए, ठीक है। और क्या क्या है इसके? अपीयरेंस, दिखेगा साफ सुथरा पर खराब है। थर्ड,
सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जैसे बनाया है उसकी बजाय आप ये देखो क्यों बनाया है, ठीक है। थर्ड, इंटेंशनली डिसेप्शन, उनका इंटेंशन ही खराब है। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी, ऐसे जो कलरेबल लेजिस्लेशन होते हैं उनकी स्क्रूटिनी होनी बहुत जरूरी होती है। अब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी आपका आया हुआ है तो इसको देखते हैं क्या है ये। Equality before law is a fundamental principle of justice that ensures all individuals, regardless of their status, wealth, power, or any other characteristics, are treated equally under the law. मतलब वैसे तो आपको पढ़ते ही समझ में आया इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई कोई भी हो, कोई भी इंसान, किसी भी कास्ट का, किसी भी स्टेटस का, किसी भी पावर का, किसी भी वेल्थ का, कोई भी हो, लॉ के नीचे सब सेम है, ठीक है। इट एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट दैट the concept that everyone is subject to the same laws and entitled to the same legal rights and protection without discrimination of or favoritism, ठीक है। ये तो नहीं है कि कोई बंदा आपको ज्यादा पसंद है तो उसके लिए लॉ बदल जाएगा, नहीं होता, सेम लगेगा, ठीक है। तो यही तो आपका जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, मैं वैसे ही बता दूं थोड़ा सा कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है। तो ये अगर चाहो तो लिख देना आर्टिकल 14, शायद नजर पड़ गई पेपर वाले की तो एक नंबर फालतू दे देगा, ठीक है। अब हम इसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं। पहला, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉस, भाई हर किसी पे इक्वल ही अप्लाई होगा लॉ, ठीक है। द प्रिंसिपल मैंडेट्स दैट, एक्सेप्शंस हैं इसके, जैसे वो रिजर्वेशन वगैरह वाले, वो अलग हैं, वो आपके सेक्शन आर्टिकल 15 में दिए गए हैं तो वो अलग हैं। द principle mandates that laws should be applied uniformly to all individuals without discrimination or arbitrary distinction, ठीक है। No person or group should be above the law and everyone should be held accountable for their actions in accordance with the legal standards। समझ आ गया, ये तो बहुत इजी सा था। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सबके लिए लॉ इक्वल है तो सबको सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मिलेगा, ठीक है। कोई गरीब है, अमीर है, गरीबों के गरीब बेचारे वकील नहीं हायर कर पाते, उनके लिए फ्री लीगल एड भी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 देता है, ठीक है। हुसैना खातून के केस में अपहेल्ड हो गया था कि भाई राइट टू फ्री लीगल एड आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो भाई सबको प्रोटेक्शन का भी मिला हुआ है, तो ये डाल सकते हो आप डालना चाहो तो। एक्सेस टू जस्टिस, सबका है अधिकार है, गरीब अमीर काला गोरा पतला मोटा सबका अधिकार है एक्सेस टू जस्टिस। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ encompasses equal access to legal remedies and mechanisms for resolving disputes. It ensures that all individuals have the opportunity to seek redress for grievances and receive a fair hearing in court regardless of their background or circumstances. आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, समझने लायक काफी इजी सा था। पॉइंट्स अपने आप बना के लिख देना, नहीं लिख पाओ तो जितना बताया है, जितना भी थोड़ा बहुत आपको समझ आया है वो एज इट इज आप पैराग्राफ में चेप देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पॉइंट्स में लिख दोगे तो थोड़े ज्यादा नंबर दे देगी यूनिवर्सिटी। Impartiality of legal system. Equality before the law requires impartiality and independence of judiciary to ensure that legal decisions are based on merit and legal principles rather than bias, prejudice or external influence. ठीक है, लीगल सिस्टम की इम्पार्शियलिटी होगी इसमें। शॉर्ट नोट ऑन हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस आपका रिट है, इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, यू शैल हैव द बॉडी ये भी है और प्रोड्यूस द बॉडी ये भी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको जो प्रोटेक्ट करता है, अगर मान लो किसी को डिटेन कर लिया किसी को, तो अनलॉफुल डिटेंशन या आर्बिट्ररी डिटेंशन से बचाने के लिए ये है। इट एंश्योर्स दैट एनीवन हु इज अरेस्टेड or detained is promptly brought before a court of law which can review the legality of detention and order the release of individual if it is found to be unjustified। तो ये तब होता है, मान लो अगर किसी को अनलॉफुल डिटेंशन हो गया किसी का, तो वो कोर्ट उसको हेबियस कॉर्पस, मतलब जिस जिस पुलिस वाले ने उसको करा है तो उसको वो हेबियस कॉर्पस रिट इशू करेगी और पूछेगी भाई कि आपने क्यों करा है। तो अगर वो रीजन दे देता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं देता है तो फिर वो आपका अनजस्टिफाइड होता है और उसको छोड़ना पड़ता है। 10th है ओम्बड्समैन एंड इट्स फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, ये कर लो। मतलब थोड़ा बढ़ा, अगर आपने ये जो मैंने इसमें आंसर में अभी आगे बता, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही बताया हुआ है ताकि थोड़ा सा आपका 10 मार्क का भी बढ़ जाए। थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से आप ऐड कर लेना, ऐसा तो है नहीं कि सब में ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा खुद भी कुछ कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले ओम्बड्समैन, एन ओम्बड्समैन इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। ओम्बड्समैन क्या कौन होता है,
कि ये एक ऐसा ऑफिशियल या इंस्टीट्यूशन होता है जो अपॉइंट किया जाता है। क्या किस क्यों अपॉइंट किया जाता है? कोई भी ऑफिसर, ऑफिशियल, इंडिपेंडेंट ऑफिशियल या इंस्टीट्यूशन जो अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आई है उनको। ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी, मतलब या तो गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट, किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर सिटीजन ने कोई कंप्लेन की है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाता है। तो रोल ऑफ इसका रोल क्या होता है? टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट एजेंसीज। सबके राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी इसका काम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला, हैंडलिंग कंप्लेंट्स। द प्राइमरी, सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है कि भाई ये कंप्लेंट्स लेता है। मान लो अगर किसी सिटीजन को किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, ऑफिशियल से प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत है कुछ, तो वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा अपनी, और वो कंप्लेंट्स को फिर हैंडल कौन करेगा? आपका ओम्बड्समैन। तो इसको पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ओम्बड्समैन इज टू रिसीव, इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु बिलीव दे हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली और improperly by the government agencies or officials। ठीक है। नेक्स्ट है मेडिएशन एंड रेजोल्यूशन। क्या काम है इसका? मेडिएशन और रेजोल्यूशन आपके एक तरीके से डिस्प्यूट को, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के मेथड्स हैं आपके। आर्बिट्रेशन भी हम जो, जिसमें कि एक आर्बिट्रेशन भी आता है। ठीक है। तो ये मेडिएशन और रेजोल्यूशन आपके वही है। ठीक है। ऑम्बड्समैन फैसिलिटेट द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू मेडिएशन, नेगोशिएशन और इनफॉर्मल इंटरवेंशन। कैसे भी इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके वो आपका जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करवा सकता है। दे वर्क टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन दैट एड्रेस द, वो ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो दोनों के लिए, जिसने कंप्लेन किया उसके लिए भी और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए भी, दोनों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन। अब मान लो अगर कोई कंप्लेन आई है तो ओम्बड्समैन का काम क्या है कि वो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड उसके पास पावर है, वो कर सकता है। वो जो एविडेंस इकट्ठा करना चाहे वो कर सकता है। कुछ भी अगर वो मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है। फोर्थ है आपका रिकमेंडेशन। अब मान लो उसने, उसे कोई कंप्लेन मिली थी, उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा? गवर्नमेंट एजेंसीज को और ऑफिशियल्स को बचने के लिए, मतलब रेमेडियल एक्शन के थ्रू के लिए रिकमेंड करेगा कि भाई आप अपनी पॉलिसी में ये चेंज कर ले, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मतलब वो रिकमेंड कर सकता है। ठीक है। तो ये आपके चार फंक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, ओडी अल्ट्रम पार्टम। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि राइट ऑफ हियरिंग। ठीक है। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन भी आया था तो इसलिए मैंने डाल दिया है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज अ लैटिन फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू हियर द अदर साइड और लिसन टू द अदर साइड। ठीक है भाई, ये नहीं है कि आप एक ही पार्टी को सुने जा रहे हैं, आपको दोनों साइड्स को सुनना पड़ेगा। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये मैंने बताया था। ऑल्सो नोन एज द राइट टू बी हर्ड और राइट टू अ फेयर हियरिंग। ठीक है। The principle requires that all parties involved in a legal administrative proceedings have the opportunity to present the case। ठीक है भाई, केस के मतलब कोई भी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब दोनों लीगल पार्टीज में से दोनों को के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने की। रिस्पॉन्ड टू द, अगर कोई एलिगेशन या कोई एविडेंस उनके अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, उनको उनके मतलब उनको बोलने की, उनके अपनी सफाई देने की। एंड टू बी हर्ड बाय एन इम्पार्शियल डिसीजन मेकर, अपनी इम्पार्शियल डिसीजन मेकर बिफोर अ डिसीजन इज मेड। भाई इम्पार्शियल डिसीजन करना है उसको, ये नहीं कि भाई वो उसके अगेंस्ट एविडेंस आ गया तो उसको देख के बोल दो हाँ भाई तू तो चोर है या कुछ भी है। नहीं, पहले आप उसकी भी तो बात सुनो, क्या है क्यों है, सारी कंडीशंस को देख के ये सब। ठीक है। इसेंशियली इट एंश्योर्स दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड और हैव देयर राइट्स अफेक्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ फेयर चांस टू प्रेजेंट। कोई भी, किसी को भी सजा नहीं होनी चाहिए, किसी को भी उनके भी राइट्स अफेक्ट नहीं होनी चाहिए जब तक कि उनको चांस ना दिया जाए उनकी अपनी साइड की स्टोरी बताने की। ठीक है। OD Altrum Partem is a cornerstone of procedural fairness and is essential for upholding the rule of law, protecting individual rights, and ensuring the integrity and legitimacy of legal proceedings। तो OD Altrum Partem क्या है? Partem क्या है आपका? कॉर्नर स्टोन है एक प्रोसीजरल फेयरनेस के लिए। ठीक है। और ये जरूरी है लोगों के
राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटीग्रिटी और लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए। और ये हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीडिंग्स, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हर जगह ये अप्लाई होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये रिट इशू किया जाता है आपका हायर कोर्ट के द्वारा के थ्रू टू द लोअर कोर्ट्स, कि भाई अगर मान लो कोई भी लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक्सीड कर रही है अपनी जुरिस्डिक्शन को, तो उनके उनकी जुरिस्डिक्शन को रोकने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ये इशू किया जाता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। द writ of prohibition is a legal remedy issued by a higher court to prevent a lower court, tribunal, or administrative body from exceeding its jurisdiction or acting beyond its lawful authority. It essentially prohibits the lower authority from proceeding with a particular action or decision that is deemed unlawful or in excess of its power. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रोहिबिट करता है लोअर अथॉरिटी को या अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से, या फिर कोई भी ऐसा जजमेंट या कोई भी ऐसा डिसीजन देने से जो कि अनलॉफुल है या फिर उसकी पावर में नहीं है। की एस्पेक्ट्स अगर देखें तो जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स बनाती है ये। द रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज टिपिकली, जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स एस्टेब्लिश करती है ना एक तरीके से। द रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज टिपिकली इन्वोक्ड व्हेन द लोअर कोर्ट और अथॉरिटी इज एक्टिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी, सच एज हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स लीगल अथॉरिटी और मेकिंग अ डिसीजन दैट इट इज नॉट अथोराइज्ड टू मेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिवेंट मेजर्स। ठीक है, the purpose of the writ of prohibition is to prevent the lower court or authority from continuing with an unlawful or improper action before it causes harm or injustice to the parties involved. ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर है ना ये प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को या अथॉरिटी को कोई भी ऐसा काम कंटिन्यू करने से जो कि अनलॉफुल है या नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, थर्ड है आपका हायर कोर्ट इंटरवेंशन। क्या है मतलब द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मतलब इसमें ना ये नहीं है कि लो मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को कोई सुपॉर्डिनेट कोर्ट आके ये इशू कर रहा है, नहीं, तो ये कौन करेगा, हायर कोर्ट ही करेगा या एपिलेट कोर्ट करेगा। ठीक है, जिसके पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर द लोअर कोर्ट और अथॉरिटी। इट एक्ट्स एज अ मींस ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट टू एंश्योर दैट लोअर कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एडहेयर टू द लॉ एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। ठीक है, तो हायर कोर्ट करेगा ना कि लोअर कोर्ट। फोर्थ है ग्राउंड्स फॉर इशुएंस। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन मे बी ग्रांटेड इफ देयर इज अ क्लियर शोइंग दैट द लोअर, मतलब ग्राउंड होना चाहिए इशू के लिए। ये नहीं है कि वो अपने एम्बिट में काम कर रहा है लोअर कोर्ट, फिर भी जाके हाई कोर्ट उसके पीछे पड़ गया, नहीं, तो भाई वो कुछ गलत करेगा या अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करेगा तभी उसके अगेंस्ट इशू होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आपका क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, quasi-judicial functions refers to administrative or executive actions that involve, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस आपके जो इन्वॉल्व करते हैं क्या, सेम पावर्स जो कोर्ट के पास होती है, वही पावर, सच एज या तो वो डिसीजन कर रहे हैं या एडजुडिकेट करते हैं, किसी डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, या जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस है उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसे कोई काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जो कि कोर्ट के होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। While these functions are performed by administrative or executive bodies rather than traditional court, they involve the application of legal principles. ठीक है, जरूर बेशक वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज कर रहे हो, ट्रेडिशनल कोर्ट ना कर रहे हो, बट लीगल प्रिंसिपल्स उनको भी लगाने पड़ते हैं। जैसे कि द लीगल प्रिंसिपल्स भी लगाने पड़ते हैं, कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस भी देखना पड़ता है। ठीक है, दोनों राइट्स को सुनने का और ये सब इंटरेस्ट के अफेक्टिंग राइट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने का, मतलब ये सब उन्हें देखना पड़ता है, वही सेम काम करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एडजुडिकेटिंग नेचर, क्वासी, तो एडजुडिकेटिंग नेचर का मतलब क्या है कि इसका एडजुडिकेट करने का नेचर होता है। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस इन्वॉल्व द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन स्पेसिफिक केसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मे कंडक्ट हियरिंग, गैदर एविडेंस एंड अप्लाई लीगल स्टैंडर्ड्स टू रीच डिसीजन दैट हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो वो सब काम कर सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल कोर्ट के होते हैं। तो इसका हेडिंग क्या होगी आपके, एडजुडिकेटिव नेचर के वो होते हैं। ठीक है, सेकंड इम्पार्शियलिटी। जैसे कि ट्रेडिशनल कोर्ट्स में भी होता है ना कि भाई इम्पार्शियल डिसीजन देना होता है, तो ऐसे ही उन्हें भी इम्पार्शियल देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि भाई वो उनकी अब वो खुद कर रहे हैं अपने मैटर को जुडिकेट, तो वो अपनी मर्जी से चलेंगे, नहीं, तो लॉ मतलब उनके अगेंस्ट भी, मतलब सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो डिसीजन है वो एविडेंस पे ही बेस्ड होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए लीगल प्रिंसिपल्स के थ्रू, और बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजरल फेयरनेस, अगेन
तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मस्ट अडेयर टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इंक्लूडिंग द राइट टू फेयर हियरिंग, अपॉर्चुनिटी टू, तो वही जो प्रोसीजर है वो फेयरनेस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, अब इनकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है, ये जो इनको स्टैट्यूट या रेगुलेशन में जो पावर कन्फर करी है ना, उसी लिमिटेशन तक ये काम कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। अब जुडिशियल रिव्यू इनके ऊपर भी होता है, ये नहीं है कि भाई ये खुद कोर्ट बन गए तो अब इनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता इनका, नहीं। अगर कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा ना कि भाई कुछ गलत डिसीजन दिया है, नहीं, तो वो जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है आर्टिकल 13 के अंडर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सब डेलीगेशन ऑफ पावर्स, हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझा था। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या था कि लेजिस्लेचर क्या करता है, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देता है किसी और अथॉरिटी को, जो कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो जब वो आपके डेलीगेट करी गई थी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को, वो ही जब आगे और डेलीगेट कर देते हैं पावर को, तो उसको बोलते हैं सब डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार। सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर occurs when a legislative body typically a parliament or congress delegates its law making authority to another entity such as government agency or administrative body, and that entity further delegates some or all of that authority to another entity or individual। समझ आ गया ये? की एस्पेक्ट्स देख सकते हैं इसके। पहला क्या है, प्राइमरी डेलीगेशन। अब सब डेलीगेशन तो तब होगा ना जब पहले एक बार डेलीगेशन हो चुका होगा, तो पहले डेलीगेशन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेलीगेशन, जब आपकी लेजिस्लेचर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को डेलीगेट करेगी पावर। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी तभी, सब डेलीगेशन तो तभी होगा जब सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो जब दूसरी बार होता है तब उसको सेकेंडरी डेलीगेशन। ठीक है, थर्ड आपका है स्कोप ऑफ डेलीगेशन। अब ये डिपेंड करता है केस टू केस पे, ठीक है, कि भाई किसी का स्कोप ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, तो द एक्सटेंट टू विच सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब भाई कब तक डेलीगेट कर सकती हैं, कितने लोगों को कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई एक ने एक को दिया दूसरा दूसरे को दे रहा है, ऐसे तो फिर काम होगा ही नहीं, ऐसे डेलीगेट ही होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, तो वो लॉ पे डिपेंड करता है। सम जुरिस्डिक्शन में इम्पोज लिमिटेशंस, और कुछ कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्कोप इनका वेल डिफाइंड नहीं है, वो डिपेंड करता है लॉज पे। अकाउंटेबिलिटी, अब जो सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हुई है, मतलब जब फर्दर डेलीगेशन हुई है पावर को, तो ये ना एक हायरार्की ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करते हैं। मान लो, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी सब डेलीगेशन है, डेलीगेटेड पार्टी है, वो किसके अकाउंटेबल होगी, आपकी डेलीगेटेड पार्टी को, एंड डेलीगेटेड पार्टी आपकी किसको अकाउंटेबल होगी, लेजिस्लेचर को। तो ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे सब डेलीगेशन के। अब 15th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पिल, पिल मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड रिट्स। तो PIL क्या होता है, तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सबसे हम ना इनका डिफरेंस ऐसे, जैसे मान लो नेचर और पर्पस, तो हम देखेंगे पहले कि PIL का नेचर क्या होता है, फिर रिट का देखेंगे। तो ऐसे हम इनके सब पॉइंट्स के थ्रू डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले नेचर एंड पर्पस। तो PIL का जो नेचर होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है, public interest litigation is a legal action initiated in the public interest to address issues of social concern or public importance. It aims to promote justice, protect fundamental rights, and address systematic injustice. ये क्या है, ये public importance को ज्यादा importance देता है, और ये public interest में के जो issues होते हैं उनको ज्यादा address करता है। ठीक है, लेकिन रिट क्या होता है, रिट वो रेमेडीज हैं जो इश्यू करी जाती है हायर कोर्ट के थ्रू, या तो किसी कोर्ट को या किसी इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट को उसका काम करने के लिए, मतलब कुछ करवाने के लिए, या जो गलत चीज हो रही है उसको रोकने के लिए जो इशू किया जाता है वो होता है आपका रिट। ठीक है, इनिशिएशन, तो जो पिल है वो आपका कोई भी इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, या तो कोई इंडिविजुअल कर सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड, या कोई भी जो चाहे वो उससे अफेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन रिट आपका कौन करेगा इनिशिएट, जो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अफेक्टेड बाय अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स एंड देयर बाय देयर लीगल, या तो वो करेंगे जो अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। ठीक है, स्कोप, PIL का तो स्कोप काफी बड़ा है, क्योंकि वो मतलब वो हर तरीके की जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है सबको डील करता है। लेकिन रिट आपका क्या है, वो थोड़ा नैरोअर पॉइंट स्कोप है उसका, एंड आर यूजुअली इन्वोक्ड टू एड्रेस स्पेसिफिक लीगल वायलेशन
स्पेसिफिक लीगल वायलेशन टू एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कुछ लीगल वायलेशन है जिनको ये कवर करता है, स्कोप इसका नैरो है। पार्टीज इन्वॉल्व, अब जो ये तो दोनों की लगभग सेम ही है कि पीआईएल में कौन कौन सी पार्टी, जिसने पिटीशन फाइल किया है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, या फिर जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, या जो भी है, मतलब जो 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 पार्टीज में इन्वॉल्व होंगे वो सब होंगे। लेकिन रिट में कौन कौन होंगे? रिट में जिसने पिटीशन सीक रिलीफ जिसे चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट हुआ है, या जो कोई अफेक्टेड पार्टी है वो, तो ये सब होंगे इसमें। रेमेडी सोट इन पीआईएल, द रेमेडी सोट ऑफन इंक्लूड पॉलिसी। इसमें क्या होता है, ज्यादातर पॉलिसी चेंज होते हैं, या फिर कोई लॉ है उसको एग्जिस्ट लॉ, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एनफोर्स करवाया जाएगा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को अपहेल्ड किया जाएगा। ठीक है, ये सारे होंगे। लेकिन रिट में क्या होता है, रिट में आपको लीगल रेमेडीज होती है। इसमें क्या होता है, पीआईएल में पॉलिसी चेंजेस होती हैं, और इसमें क्या होता है, लीगल रेमेडीज होती है, या फिर प्रोटेक्शन मिलती है आपको फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, या डायरेक्शंस मिलती हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, उनके फंक्शंस को, उनकी अथॉरिटीज को फंक्शन करने के लिए, ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये होगी पांच। छठा, मतलब आप पांच कर लेना, चार कर लेना, छह कर लेना, जितनी कर सकते हो उतनी कर लेना। ये 10 नंबर में ना आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा छह लिखवा दिए इसके। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, इसका जो पीआईएल का जो प्रोसीजर होता है, जो सारी चीजें करनी होती है, वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। बट आपका जो ये रिट का होता है, ये इसमें काफी सारी, जैसे रिट फाइल करोगे, फिर रूल्स, आप कोर्ट के रूल्स को देखोगे, मतलब बहुत सारी इसमें ज्यादा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट। 16 क्वेश्चन आपका है, टेम्पररी एंड परमानेंट इंजेक्शन। दो टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, इंजेक्शन कोर्ट इशू करता है, या तो कुछ काम को करवाने के लिए, या कोई काम जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए, एक तरीके से रिट के जैसा ही है, बट ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी एंड परमानेंट इंजेक्शंस आर लीगल रेमेडीज इशूड बाय द कोर्ट टू रेस्ट्रेन और कंपेल सर्टेन एक्शंस बाय पार्टीज इन्वॉल्वड इन लीगल डिस्प्यूट। जिनके बीच में लीगल डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो दोनों पार्टीज में से किसी को भी दिया जा सकता है, या तो किसी को रोकने के लिए, या किसी को कहने के लिए भाई करो। ठीक है, मान लो अगर कोई है, मान लो एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, कि आप कहीं रहते हो, और टोर्ट का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आप कहीं रहते हो और आपके पड़ोस में एक आदमी भाई दिन रात अंधे डीजे बजा रहा है, गाने बजा रहा है, आपको मतलब नॉइज पोल्यूशन फैला रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है उससे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोर्ट उसको क्या इंजेक्शन ऑर्डर देगा कि भाई बंद करो, तो रोकेगा उसको। यहीं पे अगर मान लो आप किसी इसकी बात कर लो, हिंदू लॉ की, इन सब की बात करो, मान लो कोई वाइफ और हस्बैंड है। ठीक है, तो वाइफ का डिवोर्स हो गया, उसके बाद उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो मांगेगा कि भाई दो। ठीक है, तो दोनों चीज हो सकती है। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं। टेम्पररी इंजेक्शन, अब सबसे पहले तो पर्पस क्या है भाई, जो टेम्परेरी इंजेक्शन है ना, जब लीगल प्रोसीडिंग चल रही होती है उस टाइम पे ये दिया जाता है कि भाई जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक या तो ये काम करो, या तब तक ये काम ना करो, मतलब जो भी, वो तो डिपेंड करता है ना केस पे कि है क्या। ठीक है, सेकंड ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन छोटा होता है, परमानेंट का ज्यादा होता है। ये तब तक ही होता है जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ग्रांटिंग अ टेम्पररी इंजेक्शन इज लोअर देन द परमानेंट। The court may grant temporary injection based on prima facie case demonstrating that there is a, हाँ मतलब इंजेक्शन करवाने के लिए भी तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भाई क्यों करवाना है आपको। तो ये इसमें कमी होता है, क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा नहीं, वो देखेगा कि भाई क्या कंडीशंस है केस की, तो उसके बेस पे अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई ये दे देना चाहिए तो वो दे देगा। फोर्थ है इमीडिएट रिलीफ, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है, अभी मतलब मान लो अगर अभी दिक्कत हो रही है तो अभी के अभी करवाया जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट इंजेक्शन का पर्पस क्या होता है, ये जब फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है, मान लो वही गाना बजाने वाला जो मैंने बताया था, उसको फाइनल आ गया कि भाई आप नहीं करोगे, ये अगेंस्ट है, तो उसको क्या बोला जाएगा फाइनल में कि भाई अब आप नहीं बजाओगे। ठीक है, तो या फिर मान लो मेंटेनेंस है, तो फिर उसमें फाइनल डिसीजन में क्या है भाई, मेंटेनेंस देनी है, इतनी देनी है, तो वो फाइनल दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद ये दिए जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इसका ज्यादा होता है, वो तो इंडेफिनेट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्टेब्लिश करना पड़ता है पार्टी को कि भाई मुझे ये दिक्कत होगी इसके बाद में, और मतलब उसे बताना पड़ेगा कि भाई इसने पहले ये दिक्कत करी थी, अब आगे भी ये करेगा, तो इसके लिए इसको दो। तो वो पार्टी को थोड़ा प्रूव करने में टाइम लग जाता है। फाइनल रेजोल्यूशन, ये आपका फाइनल रेजोल्यूशन होता है भाई, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना, या तो वो रोक देगा या उसको करने को कहेगा, उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे केस ही खत्म होने वाला है अब। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट इंजेक्शन।
डिफाइन इंजंक्शन। An injunction is a legal remedy issued by a court that either compels a party to do something or restrain। ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। It is typically granted to prevent a, या तो कुछ चीज जो हार्मफुल चीज है उनको रोकने के लिए, या फिर कोई ऐसे राइट्स हैं जिनको एनफोर्स करवाना है उनके लिए। पर्पस क्या है? एनफोर्स करवाना राइट्स को, या फिर किसी हार्मफुल एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। टाइप्स, दो टाइप्स के हैं अभी पढ़े थे, परमानेंट और परमानेंट और टेम्पररी। ये टेम्पररी आपका लीगल प्रोसीडिंग जब चल रही हो उसके टाइम पे दिया जाता है, और परमानेंट आपका फाइनल जजमेंट के टाइम के बाद दिया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वही भाई, जो आपका वो डिपेंड करता है केस टू केस पे। मान लो अगर टेम्पररी वाला है तो उसमें द पार्टी सीकिंग, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको ये। द पार्टी सीकिंग एन इंजंक्शन, the party seeking an injunction must demonstrate that they have a legal right that needs protection। उनका एक भाई उसमें प्रूव करना पड़ेगा पार्टी को कि भाई उनका लीगल राइट है ये, और वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और उनको दिक्कत हो रही है इस चीज से, तब इंजेक्शन मिलेगा। ठीक है। स्कोप नैरो भी होता है, ज्यादा भी होता है, वो डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है मतलब केस टू केस के सर्कमस्टांसेस पे। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये तो बहुत बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देती हूँ मैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस लैटिन वर्ड है आपका, जिसका क्या मतलब है? बियॉन्ड द पावर्स, पावर्स के बाहर। इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दैट गवर्न्स द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज, कॉर्पोरेशंस एंड अदर लीगल। ये क्या करता है? गवर्न करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को, कॉर्पोरेशन के एक्शंस को, या लीगल एंटिटीज एंटिटीज के एक्शंस को। ये कहता है कि भाई कोई भी बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कॉर्पोरेशन लॉ से बाहर, उसकी जो बाउंड्री बनाई गई है लॉ के थ्रू, उससे बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है। इट स्टेट दैट एनी एक्शन टेकन बाय अ बॉडी और एंटिटी मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ इट्स लीगल अथॉरिटी एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर और गवर्निंग लॉज। जो लॉ में जो दी गई है, उनको बाउंड्री जो बनाई गई है उसके बाहर वो नहीं जा सकता। वो देखते हैं इसके key points. Legal authority. The doctrine requires that governmental bodies and other legal entities only exercise powers expressly granted to them by law। हाँ, तो मतलब जो लॉ के थ्रू उनको पावर दी गई है वो उसी पे काम करे, उससे बाहर ना करे, तो लीगल अथॉरिटी बनती है। ठीक है। लिमिट्स एंड अथॉरिटी ऑन अथॉरिटी, ये अथॉरिटीज पे लिमिट लगाता है कि भाई आप इसके बाहर काम नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। भाई अगर बाहर जो कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी है और कॉरपोरेशन है, वो जो उसको काम दिया गया है उसके बाहर अगर काम करेगी तो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए। उनके जो यहाँ पे आर्बिट्रीनेस या ऐसे एक्शंस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। ठीक है। राइट्स के लिए जुडिशियल रिव्यू। तो कोई भी अगर मान लो, ये पता कैसे लगेगा कि अल्ट्रा वायरस जा रहा है या नहीं जा रहा, वायरस जा रहा है या नहीं जा रहा है? जुडिशियल रिव्यू के थे आर्टिकल 13 में जो दिया गया है कि भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ने कोई एक्शन करा, कोई भी एक्ट करा, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, तब देखा जाएगा कि वो अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। अगर वो होता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनवैलिड एंड अनएनफोर्सेबल। ठीक है। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिफाइन डिपार्टमेंटल बायस। Departmental bias refers to a situation where a government department or agency demonstrates partially prejudice or favoritism in its decision making process, often resulting in unfair treatment or outcomes for individuals or groups interacting with the department। इसका मतलब क्या है मैं अब बता देती हूँ आपको, कि ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जहाँ पे जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी एजेंसी है, ठीक है, वहां पे अगर कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ना तो पार्शियलिटी होनी चाहिए, ना प्रिजुडाइज, मतलब फेवरेटिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनफेयर ट्रीटमेंट जो हो जाता है इनकी वजह से, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डिपार्टमेंटल बायस क्या होता है? जो डिपार्टमेंट में अगर कोई डिसीजन मेकिंग होता है उसमें अगर कोई पार्शियल या फिर प्रिजुडाइज या फेवरेटिज्म वाली चीजें होती हैं, तो उन सबको बोलते हैं आपका डिपार्टमेंटल बायस। भाई डिपार्टमेंटल बायस हो गया। इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसके वेरियस फॉर्म्स हैं। जैसे पहला, प्री कन्विंस्ड नोशंस। मान लो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी डिपार्टमेंट में, तो पहले से ही अपने माइंड में कोई ऐसे नोशन नहीं बना के रख लेनी चाहिए है कि भाई हाँ ये तो, मान लो कोई दो
डिपार्टमेंट में कोई दो आदमी थे, उन दोनों के आपस में किसी भी चीज को लड़ाई हो गई, ठीक है, तो एक आदमी को एक आदमी पसंद था और एक खराब था, तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग जिसके पास अथॉरिटी थी उसमें से उसको दोनों पार्टीज में से एक पसंद था, एक नहीं था। तो जो पसंद था उसके उसमें वो बायस हो जाएगा ना फिर उसको वो देने के लिए। तो इसमें क्या है कि भाई पहले से डिसाइडेड था उसके मन में, उसने पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे तो इसको ही सपोर्ट करना है, तो ये वो है आपका प्री कंसीव्ड नोशंस। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल कल्चर। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो पहले भी आती है, तो क्या करते हैं, मतलब अब टाइम टू टाइम कंडीशन चेंज हो गई हैं, बहुत सारी सिचुएशंस लॉज सब चेंज हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जो भी इंस्टीट्यूशनल कल्चर था जो पहले से उनके यहाँ चलता आ रहा था वो वही करते आते हैं। तो ये भी आपका कई बार बायस क्रिएट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कई बार दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो जिसके पास डिसीजन अथॉरिटी है अगर उसके इंटरेस्ट में और पार्टी के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर वहां पे भी आपका डिपार्टमेंटल बायस हो जाएगा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कई बार क्या होता है कि काम करते जाते हैं, चेक करने वाला कोई है नहीं, कुछ नहीं है, तो बढ़िया उनमें अपना मतलब अपनी मर्जी, जो हायर अथॉरिटीज हैं वो लोअर अथॉरिटीज को बढ़िया यूज कर रही हैं, तब भी डिपार्टमेंटल बायस है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 है व्हाट इज सोशल एक्शन लिटिगेशन। इट इज सेम एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सेम है बिल्कुल, वही है, मतलब ऑल्सो नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मैं आपको वैसे तो पढ़ा चुकी हूँ, बाकी आप एक बार इसी की रीडिंग ले लेना, ये आपको समझ आ जाएगा। चलो मैं ही रीडिंग लेके दिखा देती हूँ। सोशल एक्शन लिटिगेशन ऑल्सो नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल मैकेनिज्म यूज टू एड्रेस सिस्टमैटिक इश्यूज, promote social justice and protect the rights of marginalized और vulnerable population। बहुत सारी वास्ट पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये सब मैकेनिज्म, ये लीगल मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल लिटिगेशन विच इन्वॉल्व्स डिस्प्यूट, ये प्राइवेट, जैसे मान लो ट्रेडिशनल लिटिगेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज है उनके बीच में है, या कोई सोशल एक्शन पार्टीज के बीच में लड़ाई है, तो उसके लिए नहीं होता है। सोशल लिटिगेशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई जो उसको करती है, मतलब लीगल एक्शन इनिशिएट करती है। पब्लिक इंटरेस्ट इनका फोकस होता है ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट, ये समझ आ गया होगा, क्योंकि पब्लिक से डील करते हैं, ठीक है। ब्रॉडर इम्पैक्ट, बहुत ब्रॉडर इम्पैक्ट, कि कोई हर चीज इसमें इंक्लूड हो सकती है, मतलब किसी भी चीज, मैंने बताया था ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सोशल इशू है उसको ही ये उठाएंगे, ठीक है। थर्ड है एक्सेस टू जस्टिस। इनका काम क्या होता है कि भाई जस्टिस चाहिए सबके लिए, ठीक है। Role of advocacy. Advocacy. Social action litigation is often accompanied by advocacy efforts to raise awareness, mobilize support, and bring attention to the underlying issues. Advocates may use media campaigns, public education, and community organizing to complement legal strategies. रोल ऑफ एडवोकेसी भी इसमें होता है, एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कई बार, भाई कोई लॉ फिल्म ही सोशल एक्शन लिटिगेशन को इनिशिएट कर देती है, ठीक है। तो ये, सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जो आपको समझ में आ, मतलब समझ तो आई गेस आ ही गया होगा, नहीं कुछ समझ में आया कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।